हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वांटम गुरु। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग ने चार्जेस की प्रॉपर्टीज़, कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइट स्टेट वायर, इनफाइनाइट स्टेट वायर, सेमी सर्कुलर रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। तो आज हम उसी प्रकरण में आगे बढ़ते हुए कुछ और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो पहले हम थोड़ी बात समझ लेते हैं। ये एक रिंग जैसी चीज़ है, सामने से आप देखो तो एग्जैक्टली रिंग दिखेगा, इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो इसके सेंटर पे सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो जो पूछने वाली बात बची कि इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। एक्सिस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत ही कम्बरसम होगा, जो कि इस लेवल पे 11th 12th IIT JEE लेवल पे हम नहीं करेंगे और पूछा भी नहीं जाता। तो पहले थोड़ी सी बात समझते हैं। तो ये हमारे पास रिंग है और इसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो सारे एलिमेंट के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो सब ऐड अप होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर तो ज़ीरो था और ये क्लियर है कि इनफाइनाइट दूरी पर जाने पर इन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड काफ़ी कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। तो ये एक बेसिक आइडिया है। इस बेसिक आइडिया से अब आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम हमारे पास बना हुआ है। एक ये रिंग है, रिंग का सेंटर है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है और इसकी एक्सिस पे सेंटर से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर मैं x के टर्म में आंसर निकालूं और मैं बोल रहा हूं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो सेंटर पे x ज़ीरो होगा, तो x ज़ीरो रखने पे वो बात भी वेरीफाई हो जानी चाहिए। इस पे टोटल चार्ज q है और इसकी रेडियस r है। तो अब मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ। इसका एक बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लिया चार्ज का, इस टुकड़े को बोल दिया मैंने dq। तो इस टुकड़े की एक्सियल पॉइंट जहाँ पर निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे दूरी को बोल दिया जाए r। एक बार फिर से देखा जाए तो ये हमारे पास रिंग है। इस रिंग के एक्सिस पे कहीं यहाँ पर इस मार्कर की नोक पर वो पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इसके सारे पॉइंट से इनकी दूरी सेम होगी। यहाँ से सबसे दूरी सेम होगी और ये जो दूरी होगी, ये दूरी हो जानी चाहिए। इसको अगर मैं r बोलता हूँ तो ये चूँकि ये 3D की चीज़ 2D में हम दिखा रहे हैं तो फिगर से बहुत बढ़िया बात नहीं आएगी। तो बट ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये जो स्मॉल r है, पाइथागोरस थ्योरम से स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी x² + r² का स्क्वायर रूट, जो कि एक कांस्टेंट है। हम कहीं पर भी एलिमेंट लें उससे यहाँ पर दूरी सेम आएगी। तो इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे डायरेक्शन में कुछ ऐसे DE वेक्टर होगा और ये जो लाइन ब्लू कलर की लाइन है, ये इसकी एक्सियल लाइन से अगर मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इस D का मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ। तो DE का मैग्नीट्यूड हो जाएगा K, छोटा सा चार्ज dq डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर r² और r की वैल्यू यहाँ रख दें तो हो गया। अच्छा, r की वैल्यू हम एक साथ रख देंगे बाद में। तो जितने भी एलिमेंट हैं सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, कुछ ऐसे होगी। तो इस एक्सिस के ऊपर जितने पार्ट हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी और इसके नीचे जो है यहाँ पर एक जो पॉइंट होगा उसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। तो अगर हम 3D में देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग एलिमेंट्स के कारण कुछ ऐसे कोन में होगी। तो इसके अगर हम कंपोनेंट्स करें
तो एक कंपोनेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस के परपेंडिकुलर, और एक हो जाएगा एक्सिस के अलोंग। एक्सिस के अलोंग को dx लिख दिया, एक्सिस के परपेंडिकुलर को dy लिख दिया। तो जैसा मैंने बोला कि अगर हम सारे एलिमेंट्स को काउंट करें तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये dy इस तरह से रोटेट होंगे, उनका वेक्टर सम सिमेट्री से 0 हो जाएगा। तो ऐड करने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही ऐड होगी। और तो dEx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dEx की वैल्यू हो जाएगी de cos थीटा। cos थीटा भी फिक्स्ड है। cos थीटा को अगर आप ध्यान से देखो तो x बाई स्मॉल r है, यानी कि ये हो गया हमारे पास k x, dq की जगह मैंने x रख दिया और cos थीटा की जगह x बाई स्मॉल r और नीचे एक r स्क्वायर है, तो kx बाई r क्यूब dq। इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें सिर्फ वेरिएबल dq, ये k फिक्स है, x फिक्स है, r क्यूब फिक्स है। तो अगर हम बात करें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dEx, सारे एलिमेंट्स को कवर करेंगे, kx dq डिवाइड बाई r क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और सारे dq को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा q kx बाई r क्यूब, तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि E नेट की वैल्यू मिलेगी यहाँ से k qx बाई r क्यूब, और मैं r की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दूँ तो मुझे मिल जाएगा k qx डिवाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, जो कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। यानी कि कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया हमने एक्सियल पोजीशन पर, सेंटर से x दूरी पर। अब इसमें हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं। तो सबसे पहला स्पेशल केस ये है कि अगर हमको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मैथमेटिकली, तो सेंटर पे x इजिकल टू 0, और इस एक्सप्रेशन पे अगर हम x इजिकल टू 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर r क्यूब हो जाएगा। तो न्यूमरेटर 0 यानी कि ओवरऑल एक्सप्रेशन 0 हो गया, और ऐसा क्लियरली एक्सपेक्टेड था, इसको हमने सिमेट्री कंसीडरेशन से समझ लिया था। दूसरे केस में देखते हैं, अगर x बहुत छोटा हो कंपेयर टू कैपिटल R, फिर क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक x की जनरल वैल्यू के लिए हमने निकाल लिया k qx डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। तो इसमें हम r स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, तो हो गया ये k कैपिटल qx, ब्रैकेट के अंदर ही पहले मैं r स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और दिस होल थिंग का पावर 3/2 है। तो अगर x इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू r, यानी कि x बाई r इज़ मच मच स्मॉलर देन 1, तो x स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तो और बहुत छोटा होगा 1 से, तो 1 से बहुत छोटा है, तो दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वुड बी टेंडिंग टू 0। तो इस पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा आर क्यूब, यानी कि ई की वैल्यू हमें मिलेगा k कैपिटल Q बाई आर क्यूब, जो कि एक बहुत बढ़िया वैल्यू है, और ऊपर x, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा केस देखते हैं कि x इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि हम एक्सिस पर रिंग के सेंटर से काफ़ी दूरी पर हैं। तो फिर से यही वाला एक्सप्रेशन लिखें, तो मैंने लिखा E इज इक्वल टू k q x अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। जैसे यहाँ पर किया था वैसे ही करने वाले हैं, लेकिन अब की बार ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर को निकालेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर को निकालेंगे और पावर इसकी 3/2 है, तो बाहर निकल करके ये एक्स क्यूब हो जाएगा और विद इन द ब्रैकेट हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एवरीथिंग पावर 3/2। तो x इज़ मच ग्रेटर देन r, यानी कि r इज़ मच स्मॉलर देन x, यानी कि r बाई एक्स इज़ मच स्मॉलर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी टेंडिंग टू 0। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट टेंड कर रहा है 0 को, तो ये अप्रॉक्सीमेटली दिस थिंग वुड बिकम 1। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि, और लॉजिकल है, अगर ये रिंग है इसको मैं बहुत दूर से देखूं तो ये रिंग मुझको एक पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा। तो अगर हम बहुत दूर से इस रिंग को देखें, काफ़ी दूर से देखें और ये x दूरी पर है, तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा एक सिंगल चार्ज लगेगा और उससे x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, पॉइंट चार्ज का जैसा फॉर्मूला होता है। तो हमने देखा कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और बहुत ज़्यादा दूरी चलने पर ये बढ़ रहा है, यानी कि x बढ़ता जाएगा तो E कम होता जाएगा। लॉजिकल है, दूरी बढ़ने पर इन्वर्स स्क्वायर वाले फील्ड हैं ये। तो अगर x इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, लेकिन बीच में है तो इट्स लॉजिकल टू थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाद में 0 हो जा रही है, तो बीच में कहीं मैक्सिमम होनी चाहिए। और वो हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि x की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, इसको हम मैक्सिमा मिनिमा से निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x दूरी पर है, के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं हम। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो बोल देंगे मैक्सिमा है। आपको चेक करना हो तो आप सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लो, उस पॉइंट पर नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर मैक्सिमा है वहाँ पर डी बाई डी एक्स को 0 होना पड़ेगा। तो बोलेंगे फॉर ई टू बी मैक्सिमम dE बाई डी एक्स शुड बी 0। तो dE बाई डी एक्स को निकालते हैं यहाँ से। इसमें से के क्यू को हमने बाहर कर लिया और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर दें, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि इक्वेट टू 0 करना है तो न्यूमरेटर वाला पार्ट ही 0 होगा। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर दिए 1, डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 रोल रिवर्स। न्यूमरेटर को वैसे लिखा, अब डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करें तो मिलेगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगा यानी कि 1/2। और अब इस ब्रैकेट के अंदर घुस करके इंटीग्रेशन करना है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x और ये सारी चीज़ मिल करके 0 हो गई। अब इसमें कुछ बढ़िया चीज़ कॉमन लेते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को तो बाहर निकाल दें और न्यूमरेटर से भी कुछ बाहर निकाल लेते हैं। इसमें से मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को कॉमन लेके बाहर निकाल लेता हूँ और ये सब 0 हो जाएंगे। ये सब ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये 2 और ये 2 कट गया और यहाँ से बचा हमारे पास 3x स्क्वायर। तो अगर इसको 0 होना है तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं
2x² इज इक्वल टू r², यानी कि x² इज इक्वल टू r²/2, यानी कि x इज इक्वल टू ±r/√2। प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि मैं तो इस साइड ले रहा था, उस साइड पे भी इधर और इधर सेंटर से r/√2 दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। अब इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और E के वेरिएशन विद x ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और इसका सेंटर है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और सेंटर से जब हम अवे चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ रही है कुछ इस तरह से और फिर घटने लगेगी, क्योंकि एक वैल्यू पे आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगी कुछ यूँ। दोनों साइड उस डायरेक्शन में होगा, तो इधर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगी और ±r/√2 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और इसके बाद घटने लगेगी व्हेन x विल टेंड टू इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ पर, इस पॉइंट पर इधर और इस पॉइंट पर कहीं यहाँ पर मैक्सिमम है। तो इसका जो वेरिएशन होगा, ये वेरिएशन कुछ ऐसे जाएगा इधर, और अगर मैं ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं तो इस साइड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसे जा कर के कुछ ऐसे हो जाएगा। और ये दो हमारे पास दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हो गया x इज इक्वल टू r/√2 और ये हो गया x इज इक्वल टू -r/√2। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। तो एग्जाम्पल में बोला जाता है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज -q है और मास m है, उसको एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जिसका चार्ज कैपिटल Q और रेडियस r है उसके सेंटर पे रखा, तो ऑब्वियसली वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। उसको हमने एक्सिस के अलोंग बहुत ही स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया और छोड़ दिया, तो हमको प्रूव करना है कि उसका मोशन SHM होगा और हमको उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो जब भी हमें किसी भी बॉडी का मोशन SHM प्रूव करना होता है तो हमें क्या करना होगा, अगर हम किसी भी तरह से ये रिज़ल्ट पा जाएं कि बॉडी का एक्सीलेशन जो है, बॉडी का एक्सीलेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो वो उसको बोल दिया ω², तो मोशन SHM हो जाएगा और ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी। और इसको निकालने के लिए हमको न्यूटन सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा, m=F0 लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये मिलेगा। तो जल्दी से गिवन क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। तो ये यूँ चार्ज रिंग है और ये इसका एक्सिस है। अभी हम जो रिज़ल्ट निकालें उसका यूज़ करेंगे। इसकी रेडियस r है, तो उसके सेंटर पे एक चार्ज पार्टिकल -q है। तो हमने क्या किया, हमने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया। स्लाइटली का मतलब कि इसको एक डिस्प्लेसमेंट x दे करके छोड़ दिया। स्लाइटली का मतलब ये हुआ कि दिस x इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल R, यही मतलब है स्लाइटली का। तो इस डिस्टर्ब पोजीशन पर अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला हुआ है, आप स्क्रॉल बैक करके पीछे जा सकते हो। तो जब x बहुत छोटा होता है तो E की वैल्यू होती है kqx/r³। तो इस डिस्टर्ब पोजीशन पे अब यहाँ पर डायग्राम में थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं इस x को बड़ा दिखा देता हूँ ताकि मैं डायग्राम बना सकूँ। तो ये यहाँ से चल करके इधर x डिस्टेंस चल करके ये चार्ज पार्टिकल -q आ गया और इस लोकेशन पे यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ है। तो अब इस पर एक चार्ज पार्टिकल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड,
विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो इस पर एक कुछ इस तरह से F फोर्स लग जाएगा। इस चार्ज पार्टिकल के लिए हम इक्वेशन लगाएंगे ma इज इक्वल टू एफ नट। हम मान रहे हैं कि इस पर सिर्फ और सिर्फ यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है और ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो एफ नट की वैल्यू आ जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दें तो हो गया के क्यू, माइनस साइन को यहाँ रख देते हैं, तो माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर क्यूब एक्स। तो अब हम यहाँ पर ए को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम आर क्यूब इंटू एक्स। इसको कंपेयर किया जाए इससे तो हम बोल सकते हैं यस मोशन इज एस एच एम विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट में है ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ के क्यू क्यूब बाई एम आर क्यूब। और अगर ये ओमेगा है तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो हमारे पास टाइम पीरियड आया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम आर क्यूब अपॉन के कैपिटल क्यू क्यू, जो कि हमारा आंसर है। अब एक अगले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आगे बढ़ते हैं। अगला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, इसकी रेडियस r है और इसके सेंटर से एक्सियल पॉइंट P पर x दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और ये जो हमारा डिस्क है इट शुड बी अ नॉन कंडक्टिंग डिस्क। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने वर्ड लिखा यूनिफॉर्मली। कंडक्टर को आगे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर पे हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कंडक्टर की ज्योमेट्री डिसाइड करती है और एजेस पे चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम इसको चार्ज दे दें तो अपने आप एजेस पे ज़्यादा चार्जेस चले जाएंगे, तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो ये एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है। ये यहीं से क्लियर हो गया क्योंकि जो मैंने लिख दिया यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो इसकी एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हमने रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। उसी एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम डिस्क की भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसको बहुत सारी रिंग्स में बांट देंगे। तो इसको एक मैं रिंग बनाता हूँ। एक मैं स्मॉल r रेडियस की, स्मॉल r से r प्लस डी आर थिकनेस की, इसी के अंदर मैंने एक रिंग बना रहा हूँ मैं। तो ये एक रिंग है, इसको मैं यहाँ भी बना देता हूँ। ये रिंग है और इसकी रेडियस r से r प्लस डी आर के बीच में, यानी कि इस पे जो चार्ज, इसका जो एरिया होगा, इसको यूँ कट कर दिया जाए तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप खींची चली जाएगी जिसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर और थिकनेस है डी आर। यानी कि इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा, ये जो ऊपर से दिख रहा है, ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। और इसमें यूनिट सरफेस एरिया पे चार्ज है सिग्मा, यानी कि इस पे एक चार्ज पड़ा हुआ है जो चार्ज है डी क्यू। इसका चार्ज डी क्यू हो गया और इस डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू डी ए, यानी कि सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। और अब हम जो अभी जस्ट हमने रिजल्ट निकाला उसी की सहायता से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे डी होगा। और जितने ऐसे यहाँ रिंग बनेंगे सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड डी 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 निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे और सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक होगी। तो डायरेक्शन वाला पार्ट से तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा, बाकी हमको इनको ऐड कर लेना होगा। तो इस डी की वैल्यू होगी, डी की वैल्यू एक्सियल पोजीशन पे के इंटू चार्ज ऑफ द रिंग डी क्यू, सेंटर से एक्सियल पॉइंट की दूरी डिवाइड बाय पेरीफेरी के किसी पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया
इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इसमें वेरिएबल आपको समझना है कि क्या है। इसमें जो वेरिएबल है वो सिर्फ आर वेरिएबल है और डी क्यू में भी आर है, तो डी क्यू के स्मॉल आर को बाहर निकाल लें तो के इंटू एक्स सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो रिपीटिंग अगेन, द वेरिएबल ओनली वेरिएबल इज स्मॉल आर, एक्स एक फिक्स पॉइंट है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने जा रहा हूँ। तो मैं बोल देता हूँ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्चुअली ये जो चीज़ है ये स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बोल देते हैं टी, पेरीफेरी के पॉइंट की उससे दूरी इज इक्वल टू टी। इसको बोल दिया हमने, बल्कि इसको बोल देते हैं टी स्क्वायर। तो अब इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट कर दें तो हो जाएगा 2r dr इज इक्वल टू 2t dt, यानी कि r dr इज इक्वल टू t dt। इनको यहाँ रखेंगे तो इसको रखने पे कुछ बढ़िया चीज़ बन जाएगा। तो ये हो गया k सिग्मा 2 पाई x, r dr की जगह हम रख देंगे t dt, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये है टी स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 करेंगे तो हमको मिल जाएगा टी क्यूब। और थोड़ा सा और बढ़िया काम कर सकते हैं, k जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम k इंटू 2 पाई कर दें, k इंटू 2 पाई का मतलब 2 पाई इधर से, तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सिंपल होके हो जाएंगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स डी टी बाई टी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ सुटेबल लिमिट। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, और इस इंटीग्रेशन में सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेट किया डी टी बाई टी स्क्वायर। टी अगर आप समझो तो टी इस रिंग की पेरीफेरी की पॉइंट पी से दूरी है। तो जब ये रिंग यूं ऐसे आगे बढ़ेगी तो इसकी पेरीफेरल डिस्टेंस भी बढ़ेगी, और अगर मैं इस रिंग को की स्मॉल आर रेडियस को 0 से कैपिटल आर तक ले जाऊं तो पूरा का पूरा डिस्क कवर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये रिंग अभी हमारे रिंग की रेडियस स्मॉल आर है, यानी कि इसका पेरीफेरी भी यहीं पर होगा, तो उस समय टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स। तो टी की वैल्यू एक्स हो गई, और जब ये रिंग आगे बढ़ते बढ़ते इसके एच पे पहुंचेगी तो स्मॉल आर हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर हो जाएगा कैपिटल आर। तो टी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, टी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। इसको एक दूसरे डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, जैसे ये हमारा डिस्क है और जब ये रिंग की रेडियस 0 था तो यहाँ जो भी पेरीफेरी होता वो सेंटर पे आ जाता, तो ये जो डिस्टेंस था ये डिस्टेंस एक्स होता, और जब ये यहाँ पर पहुँच गया तो ये डिस्टेंस हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिमिट हो गई। तो यहाँ पर x टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी लिमिट हो जाएगी। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t हो जाएगा, और इसको अगर मैं पुट कर दूं अपर लिमिट लोअर लिमिट तो ये मिलेगा 1/x माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा और बढ़िया काम करते हैं, अब इस x को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं,
तो ये आ गया हमारे पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स बाई एक्स माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमें इसमें थोड़ा सोचना है कि x की अलग अलग वैल्यू पे इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूले का अपना कोई मतलब नहीं होता है, फॉर्मूला से इंटरप्रिटेशन क्या मिलता है वो हमारे काम की चीज़ है। तो फिलहाल एक जनरल x पर सेंटर से एक जनरल x पर एक्सियल पोजीशन पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल गया। आगे देखते हैं x की अलग अलग वैल्यू पे, कुछ अच्छी वैल्यू पे E का क्या वैल्यू होगा। तो हमने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं। तो एनुलर डिस्क का एक्सप्रेशन निकालने के लिए मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एक दूसरे फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर, P पॉइंट की सेंटर से दूरी है x और इस P पॉइंट की पेरीफेरी से दूरी है, इस दूरी को बोल देते हैं t। तो क्या ये जो t है ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं है? यानी कि मैं E को लिख सकता हूँ, जो E दिख रहा है इसी E को लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स, P पॉइंट की सेंटर से दूरी अपॉन P पॉइंट की पेरीफेरी से दूरी। तो ऐसे लिखने से मैं थोड़ा सा आसानी पड़ सकती है। तो अब हमारे पास एक एनुलर डिस्क है ये। इस एनुलर डिस्क का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इसकी इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2 और इसकी एक्सिस पर सेंटर से x दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसको हम लोग कैविटी वाले मेथड से काम कर सकते हैं। तो एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ जहाँ खाली जगह है उस जगह पहले मैं प्लस सिग्मा का एक चार्ज भर दूँ और एक माइनस सिग्मा का चार्ज भर दूँ। जब हम प्लस सिग्मा का चार्ज भरेंगे तो ये हमारी R2 रेडियस का एक कंप्लीट डिस्क बन जाएगा और फिर एक माइनस सिग्मा का चार्ज भरेंगे तो R1 रेडियस का कंप्लीट डिस्क बन जाएगा, लेकिन उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होगी। तो ये जो हमको दिख रहा है हमारे लिए ये दो डिस्क के समान है, कुछ ऐसा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने इस खाली जगह पर आपके पास कुछ भी पैसे ना हो, 100 रुपये दें 100 रुपये लें, बात बराबर है। तो मैंने पहले इस जगह पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी भर दिया, फिर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी भर दिया, यानी कि चार्ज तब भी नहीं था अभी भी नहीं है। तो ये हमारे पास जो डिस्क है ये दो डिस्क के समान है। इसके बजाय हम दो डिस्क सोच सकते हैं हमारे पास है। तो कुछ ऐसे। तो हमें O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसकी पेरीफेरी की यहाँ से जो डिस्टेंस हो गई वो डिस्टेंस हो गई स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी जो डिस्टेंस हो गई वो डिस्टेंस हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हो गई ऐसे E1 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E2। और अगर मैं डायरेक्शन का ख्याल रखूं तो ये ऐसे हो जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों के कारण वो इसके कारण भी होगी, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गया कुछ E ऐसे। तो इस E नेट को मैं लिख सकता हूँ
E1 माइनस E2। E1 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दें, ये जो फॉर्मूला है। तो E1 लगाया मैंने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस इस पॉइंट की सेंटर से दूरी डिवाइड बाई पेरीफेरी से दूरी, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर माइन प्लस एक्स स्क्वायर। E2 लगाएंगे तो अब मैंने डायरेक्शन का काम उल्टा कर दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा। तो ये हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस इस पॉइंट की सेंटर से दूरी x डिवाइड बाई इस पॉइंट की पेरीफेरी से दूरी स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बचा पार्ट सिंप्लीफिकेशन का, तो फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, और इन दोनों टर्म में अगर हम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लें तो हमारे पास, अच्छा x भी कॉमन ले सकते हैं, x को बाहर निकाल लें तो बच जाएगा अंदर 1 अपॉन कम वाला माइनस ज़्यादा वाला, क्योंकि डिनोमिनेटर कम रहेगा तो आंसर पॉजिटिव ज़्यादा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया एनुलर डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अब अगर ये एनुलर डिस्क का R1 R2 कुछ भी हो, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी रिंग से बना हुआ है, यहाँ बीच में कोई चार्ज नहीं है, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, तो सारी ज़ीरो ज़ीरो का सम भी ज़ीरो। अगर आप इसमें x को ज़ीरो रख दो, तो अगर आप इसमें x को ज़ीरो रख दो तो ये वाला पार्ट तो ज़ीरो होगा नहीं, यहीं से ज़ीरो हो गया, इसका मतलब ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारा ज़ीरो हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई कि एनुलर डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, लेकिन ओवरऑल डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्क, हमारे पास ये एक इनफाइनाइट डिस्क है, ये डिस्क कुछ इस तरह से है, इसकी कुछ थिकनेस दिखा देते हैं, कुछ यूँ, इसकी थिकनेस हर जगह सेम है, और ये डायमेंशन इन्फिनिटी की ओर भाग रही है, ये डायमेंशन इन्फिनिटी की ओर भाग रही है। तो इस तरह से ये हमारे पास शीट है, और अभी मैंने इसको रेक्टेंगुलर शीट बना दिया। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब साइज़ इनफाइनाइट हो जाता है फिर शेप डजंट मैटर। तो पहला केस जो अभी हमने बात किया था, तो पहले केस में अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग डिस्क हो, इसको अगर हम ठीक सामने से देखें तो यही डिस्क हमें, अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर के देखूँ तो ये डिस्क हमको कुछ यूँ दिख जाएगी ऐसे, और इस डिस्क के दो सरफेस हैं, इसका सरफेस एरिया ए और पीछे वाले का भी सरफेस एरिया ए। इसके अगर चूंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसके पूरे मैटर में, इसके पूरे इंटीरियर में एक डेंसिटी से चार्ज भरा हुआ, यूनिफॉर्म डेंसिटी से चार्ज भरा हुआ है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो इस पे जो टोटल चार्ज भरा हुआ है वो चार्ज अगर बोल देते हैं, वो चार्ज हो गया, मान लीजिए कि Q चार्ज है और सरफेस एरिया A है, तो हम बोलेंगे कि Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर और डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट। तो अगर इस साइड में हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे हो जाएगी, और इस साइड में चूँकि चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे हो जाएगी। तो अगर हम किसी एक साइड में खड़े होकर के देख रहे हैं और सरफेस के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर नॉर्मल के अलोंग एन कैप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप डायरेक्शन के अलोंग उसका यूनिट वेक्टर है, जिससे हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना है तो हम लिख देंगे E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको मैं चार्ज के टर्म में रख दूं, तो इसको चार्ज के टर्म में रख दें तो सिग्मा की जगह हम Q बाई A रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा Q अपॉन
2a एप्सिलॉन नॉट। इनफैक्ट ये फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है। तो चार्ज के टर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं। अगर हम चार्ज के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो फिर चाहे हमारी कंडक्टिंग शीट हो या नॉन कंडक्टिंग शीट हो, दोनों के फॉर्मूले एक ही होंगे। तो केस 2 में अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग के बजाय हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट है। ऑब्वियसली हम लार्ज शीट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंडक्टर को आप एक रोटी की तरह समझो। जैसे रोटी के 2 सरफेस होते हैं, वैसे ही इसके 2 सरफेस हैं और चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता। तो इसको जितना भी चार्ज दिया जाएगा वो चार्ज इसके दोनों साइड में चला जाएगा। अगर इसका चार्ज Q है तो इस साइड का चार्ज हो जाएगा Q/A और इस साइड का चार्ज भी हो जाएगा Q/A। तो अगर इसकी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करें तो इस सरफेस पे चार्ज Q/2 लेकिन एरिया है A, और इस सरफेस पे भी चार्ज Q/2 लेकिन एरिया है। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश बराबर हो जाएगी कितनी, Q/2A, या ऐसे लिख दिया जाए Q/2/A। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो चूंकि आपको लग सकता है कि सिग्मा आधा हो गया पिछले बार की तुलना में। पिछले बार सिग्मा कितना था, यहाँ पर जो सिग्मा था वो है Q/A, और अब सिग्मा हो गया यहाँ पर Q/2A। तो सिग्मा आधा हो गया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी आधी हो जानी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले आपको बुक में ऐसे ही मिलेगा। तो एक बात को हमको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉज है वो चार्ज है। अगर चार्ज चेंज नहीं होता, टोटल चार्ज चेंज नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि इस केस में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो सरफेस के नॉर्मल तो है ही है, और चूंकि चार्ज टोटल चार्ज वही है, 2 पार्ट में बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी E = टोटल चार्ज डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ सरफेस एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। एग्जैक्टली वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर इसको मैं सिग्मा के टर्म में रखूं तो ये अब Q/2A इसका सिग्मा हो गया, तो ये हो जाएगा सिग्मा डैश बाई 2F, सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फर्स्ट लुक में हमको लग सकता है कि ये दोनों अलग हैं, लेकिन ये दोनों सेम है, क्योंकि ये सिग्मा और ये सिग्मा अलग है। तो अगर हम चार्ज के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये हमारी कंडक्टिंग शीट है या नॉन कंडक्टिंग शीट है, दोनों ही केसेस में सेम रिजल्ट मिलेगा। अब इस पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं पूरी बात लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ। एक ये फिक्स एनुलर डिस्क है जिसकी रेडियस R1 और R2 है, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उस पर हम कोई भी चार्ज रखें उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो हमने यहाँ पर एक चार्ज -Q जिसका मास m है उसको रख दिया, और उसको हमने उसकी एक्सिस के अलोंग बहुत ही स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया। तो हमको शो करना है कि इसका जो मोशन होगा वो SHM होगा, और उस SHM का टाइम पीरियड निकालना है। ऐसा हमने रिंग के केस में भी किया था। तो अभी यहाँ पर एनुलर डिस्क है। तो डायग्राम में तो मैं थोड़ा सा बड़ा डिस्प्लेसमेंट दिखाऊंगा, लेकिन है बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं, मान लो कि डिस्प्लेस करके हम कहीं यहाँ पर आ जाएं x दूरी पर, और बहुत ही स्लाइट डिस्टर्ब किया था, x इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू r। तो इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली एक्सिस के अलॉन्ग है। इस लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, एक जनरल एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स इनटू 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस R2 x स्क्वायर। इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं। अब अगर ये वाला अप्रॉक्सीमेशन लगा दें, x बहुत छोटा है R1 की तुलना में, तो इस x को मैं इस R1 की तुलना में नेगलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर भी इस x को R2 की तुलना में नेगलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये सिंप्लीफिकेशन करके हमको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इसको ऐसे भी रख सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1 डिवाइड बाई r1 r2 इंटू एक्स। तो जब इस पोजीशन पर ये माइनस क्यू चार्ज पहुंचेगा तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। चूँकि चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लग गया F। हमने जिस डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया है उसी डायरेक्शन में हमें एक्सेलेरेशन दिखाना होगा। तो इंक बहुत ज़्यादा थी इसमें, इसलिए ये इधर आ गई। इसके मोशन का इक्वेशन लिखते हैं ma इज इक्वल टू एफ नेट। एफ नेट एक्सेलेरेशन x के अपोजिट है तो ये एफ नेट हो गया माइनस क्यू इंटू ई, और e की वैल्यू हम यहाँ से उठा के रख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2 इंटू एक्स। तो m को डिवाइड करते दोनों साइड तो हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू माइनस क्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट m r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2 एंड दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई x। तो हमको दिख रहा है एक ये पॉजिटिव चीज़ है, और क्योंकि r2 इज़ ग्रेटर देन r1, तो जब भी हमें SHM प्रूव करना होता है तो हमको a इक्वल टू माइनस समथिंग इंटू एक्स पे पहुँचना होता है, और जो समथिंग है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि इसका मोशन SHM है, और जिसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसका स्क्वायर रूट है, यानी कि एक मोशन SHM है और इसका ओमेगा हो गया सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट m r2 माइनस r1 डिवाइड बाई r1 r2। तो ये हो गया सिग्मा। तो इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। तो आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 लार्ज पैरेलल शीट्स हैं जिन सब के सरफेस एरिया A हैं, उनके चार्जेस गिवन है Q माइनस 2Q एंड 5Q। हमको A B C D पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में निकालना है। तो जल्दी से पुराने रिजल्ट को रिकॉल करते हैं। अगर हमारे पास एक शीट Q हो जिसका चार्ज Q हो और जिसका सरफेस एरिया A हो, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है। इसके इस साइड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे अगर ये पॉजिटिव है तो अवे Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और ऐसी इसके लेफ़्ट साइड में किसी भी पॉइंट पर इससे अवे Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अब यहाँ पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं और इसमें कुछ बढ़िया चीज़ मिलेगी आपको। तो अगर सबसे पहले मैं पॉइंट A देखूँ और हम एक साथ निकाल सकते हैं, तो अगर हमको पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमको ये नोटिस करना चाहिए कि इस पॉइंट A के लेफ़्ट साइड में, इसके लेफ़्ट साइड में जो टोटल चार्ज है उन सब का एक साथ निकाल लेंगे। इसके लेफ़्ट साइड में टोटल चार्ज Q माइनस 2Q 5Q, चूँकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसके बजाय हमारे पास 3 शीट हों, या मैं सोच लूँ कि मेरे पास 6Q माइनस 4Q यानी कि 4Q चार्ज के एक शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही होगी। तो हम क्यों 3 बार में निकालेंगे, एक ही बार में निकालेंगे। तो हमारे लिए A के राइट साइड में देयर इज़ ओनली 1 शीट जिसके पास चार्ज है 4Q चार्ज है। तो इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ यूँ हो जाएगी, और इसको मैंने लिख दिया EA, डायरेक्शन दिखा दी, और EA का मैग्नीट्यूड आ गया 4Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया A पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही अगर हम D को देखें तो D के राइट में कोई चार्ज नहीं है, D के लेफ़्ट में चार्ज है, D के लेफ़्ट में टोटल चार्ज अगेन 4Q है। तो अब चूँकि पॉजिटिव चार्ज है उससे अवे होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे ED हो गया, और इसका भी मैग्नीट्यूड वही होगा जो इसका होगा।
तो इस रिज़ल्ट को आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास लार्ज शीट्स का कॉम्बिनेशन हो तो उसके दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन उल्टी होगी। तो ईडी की वैल्यू हो जाएगा, ईडी की वैल्यू भी हो जाएगा 4Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम बी पॉइंट को देखें तो बी पॉइंट के लेफ्ट में एक चार्ज है Q और इसके राइट में चार्ज है 3Q। तो इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूँ होगी, Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट अवे, और ये चार्ज हो गया हमारे पास 3Q। तो 3Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर होगी, ये कितनी हो जाएगी 3Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और इनका वेक्टर सम ऑब्वियसली इधर होगा। और इसमें से अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो ये जो हमारे पास EB दिख रहा है, EB का मैग्नीट्यूड हो जाना चाहिए 2Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे ही अगर मैं C पर देखूं तो C के लेफ्ट में जो टोटल चार्ज है वो चार्ज है -Q। तो -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की उसकी ओर होती है, तो इन दोनों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर हो जाएगी Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। और इसके राइट में एक ही शीट है जिसका टोटल चार्ज है 5Q, तो इससे अवे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 5Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में EC हो जाएगा। और इनको ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा EC इज इक्वल टू 5Q प्लस Q 6Q, डिनोमिनेटर एक ही है, यानी कि 6Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, जो कि आ गया 3Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये सब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का पार्ट मैंने इस डायग्राम में दिखाया हुआ। तो इस तरह से हम लार्ज पैरेलल शीट के कॉम्बिनेशन के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतनी बात, आगे के लेक्चर में हम और बड़े चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आगे चलेंगे, शेल और सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स। थैंक यू।